ओके, ये दो इंडेक्सिंग टेक्निक है। वैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है कि अगर हम लीनियर की बात करें तो एक स्ट्रेट लाइन के ज़रिए से जो चीज़ रिप्रेजेंट हो रही होती है वो लीनियर कहला रही होती है ग्राफिकली अगर हम बात करें। और कोऑर्डिनेट सिस्टम जब हम लीनियर अलजेब्रा पे डिस्कस कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे होते हैं। यानी अगर मैं इस तरह से लाइन बनाऊँ तो ये एक लीनियर लाइन है और कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये कि ये जो पॉइंट है वो एक्स एंड वाई की किस जगह पर मौजूद है, यानी इसकी एक्स वैल्यू होगी और वाई वैल्यूज होगी। तो इस लिहाज से इमेज की इंडेक्सिंग होना या इंडेक्सिंग करना और उस इंडेक्सिंग को समझना एक्चुअली लीनियर और कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग कहलाता है, जो कि इमेज सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन का पार्ट है या इस सेशन का पार्ट है। अब हमें समझना होगा कि ये दोनों क्या है और किस तरह से वर्क करते हैं और इससे हमें फायदा क्या हो रहा है। सो linear indexing and coordinate indexing is exactly a two primary method of the indexing by pixel. Coordinate indexing, also known as the subscript indexing, refer to the traditional method of locating pixel using a 2D coordinates. On the other hand, यानी जब हम coordinate indexing की बात करते हैं तो उसका मतलब है जो इमेज 2D में मौजूद है वो एक ट्रेडिशनल वे है कि हम इमेज के किस पिक्सल को इंडिकेट करना चाह रहे हैं, वो चीज़ कोऑर्डिनेट पे खिलाएगी। जबकि दूसरी तरफ लीनियर इंडेक्सिंग है। Linear indexing involves representing pixel location as a 1D string of non-negative integer based on computing offset from a reference point, typically 0,0। यानी जो चीज आपके पास 2D में मौजूद है ना, हम उसको 1D ऑफ स्ट्रिंग पर ला रहे हैं और उस 1D ऑफ स्ट्रिंग के अंदर तमाम वैल्यूज जो होंगी वो नॉन नेगेटिव होंगी, यानी सारी पॉजिटिव इंटीजर होंगी और उसके ऑफसेट वैल्यूज का रेफरेंस आ रहा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 0,0 है, 0,1 है, जो 2D के फॉर्म पर है, हम उसे 1D बनाकर इसमें सेव कर रहे होंगे। अब ये बात समझ आएगी कि किस तरह से काम हो रहा होगा। सो अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखें तो वो तो बिल्कुल ईजी है कि एक्स एंड वाई की वैल्यूज को लेना और डायरेक्टली हम विजुलाइज कर सकते हैं और पिक्सल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। असल काम होता है कि लीनियर इंडेक्सिंग क्या है। तो linear indexing can be further characterized into a two types, raw scan and column scan. In a column scan, the image is traversed vertically from top to bottom. यानी एक तरीका तो ये है स्कैन करने का इसमें कि हम रॉ वाइज करें और दूसरा कॉलम वाइज करें। लेकिन अगर मैं कॉलम वाइज कर रहा हूं तो मैं वर्टिकली क्या करूंगा, टॉप से बॉटम तक तमाम वैल्यूज को लूंगा। इसी तरह हॉरिजॉन्टली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वैल्यूज को ऐड कर रहा हूँ 1D स्ट्रिंग के अंदर। ईच पिक्सल इज असाइंड अ यूनिक लीनियर इंडेक्स वैल्यूज बेस्ड ऑन इस स्कैनिंग पैटर्न। यानी हर एक को एक लीनियर नंबर अलॉट किया जा रहा होगा ताकि वो स्कैनिंग पैटर्न में यूनिक आइडेंटिटी रखे, क्योंकि जाहिर सी बात एक 2D वैल्यूज को 1D के अंदर किया जा रहा है तो स्कैन करके एक ही वैल्यूज मिल रही होगी। अब ये होगा किस तरह से मैथमेटिकली। द फॉर्मूला ऑफ जनरेटिंग लीनियर इंडेक्सेस इन अ कॉलम स्कैन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। यानी जब कॉलम के अंदर वो वैल्यूज आ रही होगी वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, यानी ए इक्वल टू वाई कैपिटल एम प्लस एक्स। अब इसमें जो ए है वो लीनियर इंडेक्स का फॉर्मूला है जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये बराबर है एक्स वाई और m के साथ यहाँ वैल्यूज। तो एक्स वाई तो कोऑर्डिनेट्स हो गई जो 2D के पास हमारे पास इमेज में मौजूद है, एंड दैट इज द m कैपिटल इज अ नंबर ऑफ द कॉलम इन द इमेज। यानी एक इमेज में कितने कॉलम्स हैं वो m को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब जब ये दोनों चीजें हो गई तो अब हमें इसको कैलकुलेट करना होगा। कन्वर्सली गिवन ए लीनियर इंडेक्स वैल्यूज a, द कॉरेस्पॉन्डिंग इंडेक्स कोऑर्डिनेट एक्स वाई कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग इक्वेशन। यानी अगर मुझे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स लेकर आना है, यानी मुझे अगर x पता है मुझे y मालूम करना है, तो उसका सिंपल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x बराबर है a मॉड m के। और इस तरह से हम a को सेपरेट, y की वैल्यूज को सेपरेट कर सकते हैं उस प्रीवियस वाले फॉर्मूले से। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ से मैं y को सेपरेट कर रहा हूँ इस इक्वेशन से। ठीक, इस इक्वेशन से मैं सेपरेट कर रहा हूँ तो y की वैल्यूज होगी a माइनस एक्स डिवाइड बाय m। So these equation ensure that the raw numbers repeat at the start at every column. For instance, x equal to 0 and y equal to 0, and a increases. ठीक है, x increases until the next column is reached, where x reset to 0. A similar pattern applies to the calculating for the y. देखो ये जो यहाँ पर वर्किंग है ना, ये एक्चुअली ये बात हो रही है कि हम लीनियर इंडेक्सिंग को किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हमारे पास x की वैल्यू मौजूद है तो हम y किस तरह से निकाल रहे हैं, और जो वो वैल्यूज मिल जाएंगी तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते हुए कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालते जा रहे हैं, यानी जो अभी हमने यहाँ देखा है। अब अगर इस इमेज को देखो ना, जो इमेज हमें बुक पे भी दी गई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो अगर ये 2D इमेज है ना, ये कंप्लीट एक 2D इमेज है, या इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक इसको यहाँ पे इमेज कहा गया और f इक्वल टू एस एक्स कॉमा वाई के फंक्शन पे लिखा गया। एज वी नो, अगर ये इमेज यहाँ से स्टार्ट हो रही है 2D में तो 0,0 होगी, यहाँ अल्फा की वैल्यू 0 लिखी गई है। अब देखो वर्टिकली अगर मैं इस तरह से देखूँ या हॉरिजॉन्टली, तो मैं टॉप से बॉटम की तरफ आऊंगा और फिर वापस जाऊंगा ऊपर की तरफ। तो ये देखो एरो यहाँ पर दिखाया गया, इस तरह से ये एरो ऊपर की तरफ वैल्यूज आ रही एंड कंटिन्यूअसली मैं इस तरह से रीड करता जाऊंगा और ये 2D से फॉर्म पर 1 पे आएगा। नॉर्मली हम रॉ के लिए जो है वो n इस्तेमाल कर रहे होते हैं और कॉलम के लिए लास्ट वैल्यू m इस्तेमाल करते हैं, जो हम प्रीवियस सेशन से भी देखते आ रहे हैं। तो ये कंटिन्यूअसली चल रहा है। अब ये जो 0,1 और 0,2 है ये मल्टीपल कॉलम्स की वैल्यूज है और अल्फा की वैल्यूज m तक जाएगी और m अल्फा की वैल्यू 2m तक जाएगी, यानी ये रिपीट हो रही है वैल्यूज। m का मतलब है कॉलम की वैल्यूज।
इसी तरह लास्ट में देखो m-1, 1 लिखा हुआ है, यानी जितने भी कॉलम्स हैं उनमें से एक कम करके qm 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और अल्फा की वैल्यू 2m-m तक जाएगी एंड सो ऑन ये प्रोसेस। तो इस इमेज को यहाँ पर बताया जा रहा है कि इलस्ट्रेशन ऑफ द कॉलम स्कैनिंग द फॉर जनरेटिंग लीनियर इंडेक्सेस शोन are several 2D coordinates in parentheses and their corresponding their indexes, and ये जो parentheses के अंदर values लिखी गई है वो specific उस location के indexes number हैं जिस पे values निकाली जा रही है। जिस तरह से हम 1 2 3 के बाद x values coordinate ले रहे होते हैं कि suppose that के n रो तक जा रही है और m columns तक जा रही है, तो यहाँ पर m और n को consider किया जा रहा है। तो overall linear indexes provide a systematic and efficient way to represent pixel location in image processing algorithm facilitating various operation, यानी इसके ज़रिए से हम इमेज प्रोसेसिंग के अंदर पिक्सल की वैल्यू को लोकेट कर रहे होते हैं, अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, और जब हमें पिक्सल्स की कोऑर्डिनेट स्पेसिफिकली पता चल जाता है तो हम उसमें डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम फिल्टरिंग कर सकते हैं, कन्वोल्यूशन अप्लाई कर सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग कर सकते हैं। ये कुछ प्रोसेसिंग के नाम है, जब हम आगे जाएंगे तो हमें ये बातें समझ में आएंगी कि ये कौन कौन से प्रोसेस है, लेकिन टाइम टू टाइम जैसे हम आगे ऑनवर्ड चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट आ रहे होंगे जिससे हम प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करें। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट के लीनियर है, कोऑर्डिनेट्स इंडेक्सिंग क्या है। फिर आगे चलते हैं तो स्पेशल एंड इंटेंसिटी रेजोल्यूशन आती है, यानी स्पेशल रेजोल्यूशन और इंटेंसिटी रेजोल्यूशन। नॉर्मली हम इमेजेस को डिफरेंट लेवल्स पर जूम करते हैं, यानी उसकी क्वालिटी को इन्हांस करने की डिफरेंट तरीके इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से स्पेशल एंड इंटेंसिटी रेजोल्यूशन एक है। अगर हम ब्रीफली इस कॉन्सेप्ट को समझें कि ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या हैं, तो इंटेंसिटी ऑफ रेजोल्यूशन मीन द नंबर ऑफ द पिक्सल पर स्क्वायर इंच, यानी एक स्क्वायर इंच के अंदर कितने नंबर ऑफ पिक्सल इस्तेमाल हो रहे हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ रेजोल्यूशन। क्या इससे होता है, यानी इससे हमें पता क्या चल रहा होता है, विच डिटरमाइंस दैट द क्लियरिटी और शार्पनेस ऑफ द इमेज। इसका मतलब ये हुआ कि इसके जरिए से हमें इमेज की क्लियरिटी पता चलती है और उसकी शार्पनेस पता चलती है। उसका मतलब ये हुआ कि हम कहीं ना कहीं इस इंटेंसिटी को, रेजोल्यूशन की, या तो कम कर रहे होंगे या तो बढ़ा रहे होंगे ताकि इमेज को बेहतर किया जा सके, या बेहतर है तो उसको कम रेजोल्यूशन पे लाकर कंप्यूटेशनल पावर कम इस्तेमाल करके उसको सेव किया जा सके। नेक्स्ट, स्पेशल रेजोल्यूशन रेफर टू द नंबर ऑफ द पिक्सल यूज इन मेकिंग एन इमेज, यानी एक इमेज को बनाने के लिए नंबर ऑफ द कितने पिक्सल्स की जरूरत हो रही है, ये हमारे स्पेशल रेजोल्यूशन के अंदर आता है। इमेजेस विद अ हायर नंबर ऑफ द पिक्सल पर स्क्वायर इंच आर शार्प एंड हिंस सेड टू हैव अ हायर स्पेशल रेजोल्यूशन। यार से बात है कि एक इमेज बनाने में जितने नंबर ज़्यादा पिक्सल इस्तेमाल हो रहे होंगे, उसके जो शार्पनेस है या उसकी इंटेंसिटी ऑफ रेजोल्यूशन है, जो अभी हमने ऊपर देखा, वो बेहतर से बेहतर होती है। ठीक है, तो ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आ गए। अब इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमें समझना ज़रूरी है। अब जो ये पॉइंट्स हैं हमें इन दोनों टॉपिक्स के अंदर ना सिर्फ फ़र्क बताते हैं बल्कि उसकी वर्किंग भी एक्सप्लेन करते हैं, और स्पेशली जब आप एग्ज़ाम में या इंटरव्यू में इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा इन पॉइंट्स के जरिए। सो द फर्स्ट वन, स्पेशल रेजोल्यूशन रेफर टू एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑब्जेक्ट इन एन इमेज, यानी किसी इमेज के अंदर जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डिस्टिंग्विश करना, उनको फ़र्क बताने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन का इस्तेमाल होगा। इट इज़ डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट डिसेंसिबल ऑब्जेक्ट इन अ इमेज, यानी जो छोटी इमेजेस है उसको आइडेंटिफाई करना, ये जो है स्पेशल रेजोल्यूशन का काम है, क्योंकि हम इसके ज़रिए से वो कोऑर्डिनेट्स देख सकेंगे, ये कितने पिक्सल्स उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं पर स्क्वायर इंच, तो उसके ज़रिए से हमें स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट का भी पता चल जाता है। हायर स्पेशल रेजोल्यूशन इम्प्लाइज बेटर डिटेल एंड क्लियरिटी ऑफ द इमेज। अभी हमने बेसिक डेफिनेशन पे ये चीज़ देख ली कि जितनी पर इंचेस स्क्वायर इंच के अंदर नंबर ऑफ पिक्सल्स आएंगे उतनी ही बेहतर उसकी विजुअलाइजेशन होगी। स्पेशल रेजोल्यूशन इज टिपिकली मेजर इन टर्म ऑफ द पिक्सल पर यूनिट डिस्टेंस, और पिक्सल पर इंच और पिक्सल पर मीटर डिफरेंट यूनिट्स इसमें इस्तेमाल होते हैं। इंक्रीजिंग स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफर रिक्वायर्स कैप्चरिंग इमेजेस विद हायर पिक्सल काउंट और यूजिंग स्पेशलाइज्ड इमेजिंग इक्विपमेंट्स। इनके ज़रिए से अक्सर जो है वो इमेज को कैप्चर किया जाता है ताकि उनकी जो रेजोल्यूशन है उनको बेहतर किया जा सके। डिफरेंट एग्जांपल्स हम सोच सकते हैं कि एक स्पेसिफिक रेंज की कुछ इमेजेस हैं, उनको किसी हाई रेजोल्यूशन के अंदर लेके जाना है तो उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन का इस्तेमाल होगा। कि हम एग्जांपल भी देखेंगे। इंटेंसिटी रेजोल्यूशन रेफर टू द एबिलिटी ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट इंटेंसिटीज लेवल इन एन इमेज, यानी इसके ज़रिए से डिफरेंट इंटेंसिटीज़ पे हम इमेजेस को देख सकेंगे और उसका फ़र्क देख सकेंगे कि उसमें जो ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं वो किस तरह के हैं और उसमें क्या फ़र्क आ रहा है। It is determined by the number of the intensity level of or gray values that can be represented in an image. ज़ाहिर सी बात है, नंबर ऑफ इंटेंसिटी उसी ग्रे लेवल से पता चल रहा होगा। जैसे जैसे इंटेंसिटी चेंज हो रही होगी हमें इमेज पे मौजूद ऑब्जेक्ट का
बेहतर तरीके से पता चल रहा होगा। हायर इंटेंसिटी रेजोल्यूशन अलाउ फॉर better distinguishing between shades or the gray or colors. Intensity resolution is typically measured in terms of the number of the bit used to present pixel intensity. That's a very important thing कि number of the bits के जरिए से हम पता कर रहे हैं कि pixel intensity क्या है. For example, अगर हमारे पास एक 8 बिट ग्रे स्केल इमेज है तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर 8, तो इसका मतलब ये इट हैज़ अ 256 इंटेंसिटी लेवल. ठीक, हम कह सकते हैं 2 की पावर है, और हम जानते हैं कि L इक्वल टू 2 के हमने ये डिस्कस किया था. ठीक है, प्रीवियस सेशन के पार्ट के अंदर हमने ये डिस्कस किया हुआ था, तो यही सेम फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है. वाइल अ 24 बिट कलर्स इमेज हैज़ अ 16.4 मिलियन कलर्स विच मीन 2 टू पावर 24, जो काफ़ी एक बड़ी इंटेंसिटी लेवल रेजोल्यूशन की रिस्पेक्ट से बन रही है. Increasing intensity resolution often requires using a greater number of bits per pixel for encoding intensity information according to the requirement, जहाँ पर आपको इस तरह की इंटेंसिटी रेजोल्यूशन की ज़रूरत पड़ रही है कि आप उसको इन्हेंस करें. तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो अभी हमने दोनों देखे. अब इन दोनों पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट से हमें एक ट्रेड ऑफ समझ में आता है. ट्रेड ऑफ का मतलब ये होता है कि हम जब दो चीज़ों को किसी प्रॉब्लम में लेकर चल रहे हो तो हम उसे बैलेंस करना चाहते हैं. ठीक है, जब हमें दोनों चीज़ों को बैलेंस करना हो तो उस कॉन्सेप्ट को हम ट्रेड ऑफ कहते हैं. So there is often a trade-off between a spatial and intensity resolution. Increasing spatial resolution may requires sacrificing intensity resolution and vice versa. इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर एक चीज़ को बढ़ा रहा हूँ तो दूसरे पर उसका इफेक्ट आएगा, या दूसरे को बढ़ाऊँ तो पहले का पर इसका इफेक्ट आएगा, तो मुझे दोनों चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा. For example, increasing spatial resolution by capturing images with higher pixel count may lead to larger file size and increased computational requirement as according to the basic logic. Similarly, increasing intensity resolution by using more bits per pixel may require more storage space and bandwidth for the transmission. Finding the right balance between the spatial and intensity resolution depend on the specific requirement of the image and application available resources. ऐसी बात है, जिस तरह के resources हमारे पास मौजूद होंगे उसी तरह के हम बैलेंस ट्रेड ऑफ लेकर चलेंगे दोनों चीज़ों को. जो हमारे पास बिजनेस प्रॉब्लम है या कोई रिसर्च प्रॉब्लम है जिसमें हम इन चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, अभी हम चैप्टर 2 में मौजूद हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाते रहेंगे चैप्टर 2 से हमें बहुत सारी चीज़ों का यूजेज समझ में आएगा प्रैक्टिकली भी, कि इन दोनों चीज़ों को किस तरह से हम एप्लीकेशन पे इस्तेमाल होता हुआ देखेंगे. ठीक है, कुछ एप्लीकेशंस की चीज़ें हमने यहाँ पर लिखी हैं, जैसे मेडिकल इमेजिंग सिस्टम है, इसी तरह से रिमोट सेंसरिंग है, सर्विलेंस सिस्टम है जिसमें हम वीडियो के ज़रिए से सिक्योरिटी परफॉर्म कर रहे हैं, डिजिटल फोटोग्राफी उनके अंदर ये इस्तेमाल हो रहा होता है, कुछ टिश्यूज़ के वेरिएशन एंड प्रॉपर्ली रिप्रेजेंटेशन करना उस चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है. सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम है जिसमें हम अर्थ की रोटेशन देख रहे हैं, सरफेस देख रहे हैं, उनको हाई इंटेंसिटी लेवल पर आकर चीज़ों को क्लासिफाई करना उनमें इस्तेमाल हो रहा है. इसी तरह फोटोग्राफी के अंदर देखें तो किसी इमेज को शार्प करने की हमें ज़रूरत है ताकि उसको क्लियर दिखा जा सके, इमेज की डिटेल देखने की हमें ज़रूरत पड़ रही है, या एक्यूरेट कलर रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड है किसी इमेज में ताकि चीज़ों को या ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना आसान हो, तो वहाँ पर इन चीज़ों को इस्तेमाल किया जा रहा है. So hope you understand the concept. अब इसी तरह से स्पेशल एंड इंटेंसिटी रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग टू द बुक कुछ एग्जांपल है जिसमें स्पेशल रेजोल्यूशन को DPI की यूनिट से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है. ये यूनिट एक्सप्लेन करता है डॉट पर इंच को. जिस तरह से यहाँ पे कुछ इमेजेस मौजूद हैं, अगर आप सेम इमेज को देखें तो डिफरेंट डॉट पर इंच के साथ ये चीज़ें मौजूद हैं, यानी ऑब्जेक्ट मौजूद है. 930 के साथ पहली इमेज है जिसको मैं यहाँ पर A कह रहा हूँ, फिर ये P है, ये C है और ये T है, और यही रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर मौजूद है. तो जिस तरह से डॉट पर इंच की वैल्यूज़ को रिड्यूस किया जा रहा है, आप क्वालिटी ऑफ इमेजेस को देख रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ इमेजेस गिरती जा रही है. ठीक, और अब जाहिर सी बात है जब इसके डॉट पर इंच पर डॉट की वैल्यूज़ डिक्रीज हो रही है तो उसी तरह से इमेज की रिप्रेजेंटेशन हो रही है. और अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें किस डेप्थ की या डॉट नंबर ऑफ डॉट्स की ज़रूरत है जिसके ज़रिए से एक इमेज क्रिएट हो रही है रेजोल्यूशन के रिस्पेक्ट से, क्योंकि हम यहाँ पर स्पेशल रेजोल्यूशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक रिक्वायरमेंट में इस्तेमाल हो रही है. और ये चीज़ें अभी हमने ट्रेड ऑफ पे भी देखा कि जो स्टोरेज है या ट्रांसमिशन मीडियम की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम यूनिट का इस्तेमाल करके इमेज को आगे हम मूव ऑन कर सकते हैं. सिमिलरली कुछ एक्सरे की इमेजेस हैं, यहाँ पर डिफरेंट डेप्थ लेवल इस्तेमाल हो रहे हैं. अगर आप इंफॉर्मेशन देखें तो 774 मल्टीप्लाई बाय 640 और 256 लेवल ऑफ इमेजेस मौजूद है. ठीक है, यानी 2 की पावर K पे 2 की पावर 8 है, और ये इसकी विड्थ और हाइट की नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं. तो इमेज B और D में देखें तो A में तो 740 बाई 60 की ओरिजिनल इमेज है और उसके लेवल ऑफ इमेजेस दिखाया गया, जबकि BD के अंदर इमेज डिस्प्लेड है 120, 64 एंड 32 इंटेंसिटी लेवल पर, यानी यहाँ पर लेवल ऑफ इंटेंसिटी को रिड्यूस किया जा रहा है. ठीक है,
यानी अगर मैं डाउनवर्ड्स पे जाऊँ तो 32, 64, 128 है, अगर मैं टॉप से आऊँ तो 128 से ऑनवर्ड ये चीज़ें जा रही है। सो लेवल वाई कीपिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन कांस्टेंट, जबकि स्पेशल रेजोल्यूशन को इसमें कांस्टेंट रखा गया है और इनकी जो लेवल ऑफ इंटेंसिटीज है पिक्सल्स की उन्हें रिड्यूस किया गया। तो उस रिड्यूस होने की वजह से हम इमेजेस को यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर होता हुआ देख रहे हैं, या उसमें जो अक्स है उसका वो ज़्यादा प्रॉपर्ली जो है वो बन नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से इमेज को अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो रहा है, स्पेशली इस लेवल के अंदर आता है। तो स्पेशल एंड इंटेंसिटी रेजोल्यूशन का ट्रेड ऑफ या बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हम इमेज को किस तरह से बैलेंस आउट करते हैं या बैलेंस रखते हैं, ताकि इमेज को अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ट्रांसमिशन के अंदर, स्टोरेज के अंदर या उस रिसर्च के अंदर इस्तेमाल किया जा सके जहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट है। और जो प्रॉब्लम डेफिनेशन है, जैसे अगर हम एक्सरे कर रहे हैं तो एक्सरे में प्रॉब्लम डेफिनेशन ये है कि हम उस ऑर्गन को या इंटरनल ऑर्गन को देखना चाह रहे हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट है, तो किस इंटेंसिटी लेवल पर हमारा वो ऑर्गन हमें प्रॉपर दिख रहा है, तो उसी इंटेंसिटी पर हमें लेना ज़रूरत होगी उस बात की, क्योंकि ये मेडिकल इमेजेस हैं, तो मेडिकल इमेजेस में प्रॉपर्ली डायग्नोज करना हमारे लिए ज़रूरी होगा। इसी तरह से नेक्स्ट इमेज जो कि 2.24 की है, ये इमेज डिस्प्लेट कर रही है 64, 8, 4 एंड 2 इंटेंसिटी लेवल की, यानी ये 2 की पावर L इक्वल टू 2 की पावर K के बेस पे रिप्रेजेंट हो रही है, और जो लास्ट इमेज है वो 2 की पावर 1 पर आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 इंटेंसिटी 2 की पावर 1 का मतलब 2 है, तो यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट इमेजेस। ठीक, इसी तरह से मैं 8 पे चेक कर सकता हूँ। ठीक है, तो 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 है, इस तरह से इनको लेवल्स वाइज डिवाइड किया गया। तो आप देखो कि ब्लैक एंड व्हाइट में सिर्फ 2 कलर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, और यहाँ पे इंटेंसिटी शेड्स बढ़ रहे हैं, शेड्स की क्वांटिटीज जो है वेरिएट कर रही है, ग्रे लेवल पे रहते हुए डिफरेंट लेवल्स के शेड इस्तेमाल हो रहे हैं, और वही शेड लेवल्स यहाँ पर 2 की पावर K से रिप्रेजेंट। ठीक, तो वही चीज़ें अभी हमने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स में जो स्टार्टिंग के सेशन पे लिखा था, उन्हीं चीज़ों को हम अप्लाइड देखते हैं कि कहाँ पर उन चीज़ों को इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट जो पार्ट है इसी सेशन का, वो आइसो प्रेफरेंस कर्व्स का है। आइसो प्रेफरेंस कर्व्स एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसमें डिफरेंट इमेजेस को जब हम कंपैरेटिवली देख रहे होते हैं, तो कंपैरेटिवली हमें ये पता चलता है कि शेड्स पे, एक ही शेड्स पे रहते हुए इमेज कितनी तरह की डेफिनेशन को डिस्क्राइब कर रही है, यानी इसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने तरह के हैं, उसमें कितने बिट पर यूनिट इस्तेमाल हो रहा है, या इमेज की क्वालिटी क्या है, वो किस तरह से डिस्क्राइब कर रही है। तो इस आइसो प्रेफरेंस कर्व को समझने से पहले हमने कंट्यूरिंग का कॉन्सेप्ट समझना होगा। सो as we decreases the number of the gray level in an image, some false colors or edge start appearing on image. That's a very important thing. जब आप ग्रे लेवल के अंदर रहते हुए नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स को जो कि उस इमेज में मौजूद है, उसको आप जब डिक्रीज करने लगते हो ना, तो कुछ ऐसे एज होते हैं या कुछ कलर्स के शेड्स ऐसे होते हैं जो अपेयर होना डार्कली वे पे शुरू हो जाते हैं, यानी कॉर्नर्स इमेज के हमें प्रॉपर दिखना शुरू हो जाते हैं। तो कंसीडर वी हैव एन इमेज ऑफ 8 BPP यूनिट, ग्रे स्केल इमेज है जिसमें 256 डिफरेंट शेड्स ऑफ दी ग्रे और ग्रे लेवल्स कलर्स हैं। तो ये ओरिजिनली ये वाली इमेज है जिसमें 8 BPP यूनिट के 256 शेड्स कलर मौजूद है। सो द अबव पिक्चर हैज अ 256 शेड्स ऑफ द ग्रे, इसकी बात हो रही है ऊपर वाली की। नाउ व्हेन वी रिड्यूस इट टू 128 एंड फर्दर रिड्यूस टू 64, द इमेज इज मोर एंड लेस द सेम। यानी जाहिर सी बात है, ये जब मैंने इसको 64 पे किया और इसी तरह से इसी इमेज को फॉर एग्जांपल अगर मैं 32 पे लेकर आता, तो नंबर्स ऑफ शेड्स रिड्यूस होने की वजह से क्या होते कि उसके जो स्पेसिफिक शेड्स होते हैं या एज होते हैं उस कलर्स के, वो हमें दिखना शुरू हो गए। बट व्हेन वी रिड्यूस दिस फर्दर टू 32 डिफरेंट लेवल्स, वी गॉट अ पिक्चर लाइक दिस। यानी मैं 64 से 32 पे जाऊंगा तो ये इमेजेस इस तरह से रिड्यूस होने लगेंगे। ये रिड्यूस होना हमें ये बता रहा है कि ये एक कॉन्सेप्ट है कॉन्ट्यूरिंग, और इसके जरिए से हमें क्या पता चल रहा होता है, इमेजेस के देखो एजेस वाजे होना शुरू हो जाएंगे, ये चीज डार्क होने लग जाएगी, यहाँ पे लाइटर था। ठीक है, इसी तरह से ये पार्ट, जितने कॉर्नर्स होंगे ना, वो डार्क होने की वजह से ब्राइटर वे पे हमें दिखना शुरू हो जाएंगे। अब ये कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, यानी कॉन्ट्यूरिंग का ये कॉन्सेप्ट हमें क्यों समझा? देखो, इससे हमें ये फायदा होता है कि इस कॉन्सेप्ट के जरिए से हमें आइसो प्रेफरेंस कर्व का समझ में आना शुरू हो जाएगा। अब देखो ये वाली चीज क्या है, आई स्टडी कंडक्टेड ऑन दिस इफेक्ट ऑफ द ग्रे लेवल एंड कंट्यूरिंग, यानी हम ग्रे लेवल को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और उस कंट्यूरिंग को कर रहे हैं जिसमें हम अपनी इमेज के एक्स नंबर ऑफ दी BPP यूनिट को जब रिड्यूस कर रहे थे, यानी 128 से 64, 64 से 32 पर आ रहे थे, तो उसके क्या हो रहे थे, कुछ इफेक्ट वाजे थे। तो एंड द रिजल्ट वर शोन इन द ग्राफ इन द इमेज ऑफ द कर्व्स। इसकी बात हो रही है अभी, समझते हैं, नोन एज द आइसोप्रेफरेंस कर्व। The phenomena of isopreference curve shown that the effect of the contouring not only depend on the decreasing of a gray level resolution but also on the image detail। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी इमेज के
ग्रे लेवल को डिक्रीज कर रहे हो उसके रेजोल्यूशन को, तो आइसो प्रेफरेंस कर्व सिर्फ ये नहीं बता रहा है बल्कि वो साथ साथ ये भी बताएगा कि उस इमेज में डिटेल क्या मौजूद है। अब देखो डिटेल का यहाँ से कॉन्सेप्ट कॉन्टूरिंग को मजीद मजबूत कर रहा है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल इस इमेज की बात करते हैं, इसको मैं 3 कह लेता हूँ, इसे मैं 2 कह लेता हूँ और इसे मैं 1 कह लेता हूँ। देखो जब इस इमेज को मैं कंटिन्यूसली डिक्रीज करूंगा ना, तो क्या होगा, जितने भी डिफरेंट ह्यूमंस है ना यहाँ पर, उनकी कॉर्नर एजेस डिटेक्ट होने लग जाएंगे। यानी ये ह्यूमन है, ये डिटेक्ट होने लग जाएगा, ये डिटेक्ट होने लग जाएगा, ये हैंड डिटेक्ट होगा। तो इस डिटेक्ट होने की वजह से क्या होगा, हमें इंफॉर्मेशन ज्यादा मिलने लग जाएगी। लेकिन जब मैं इसको मैं हाई इंटेंसिटी कर दूंगा, बिल्कुल कलर्स ब्राइटर कर दूंगा, तो इसकी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करवाना कि कंप्यूटर हमें खुद एक्सप्लेन करके बता सके कितने इसमें इंफॉर्मेशन मौजूद है, वो कम है। लिहाजा आइसोप्रेसिशन कर्व हमें ये बताता है कि इमेज के अंदर कितनी इंफॉर्मेशन मौजूद है और साथ ही साथ ग्रे लेवल रेजोल्यूशन के रिड्यूस होने की वजह से उसमें कितने कर्व बन रहे हैं, दोनों चीजें एक्सप्लेन करते हैं। सो द एसेंस ऑफ द स्टडी further explaining here, if an image has more detail, the effect of the contouring would start appearing on this image later, as compared to the image which has a less detail. When the gray level are quantized, according to the original research, the researcher took these 3 images and they vary the gray level resolution in all 3 images. यानी इस पे तो gray level का impact वैसे ही पड़ रहा है, लेकिन ये मजीद information दे रही है हमें कैसे। अगर मैं इस फर्स्ट इमेज की बात करूं जिसमें फेस मौजूद है, सेकंड में कैमरा मैन है और थर्ड में क्राउड मौजूद है। अब ये जो ग्राफ है ना, ग्राफ ये 2 एक्सेस पे है, एक्स एंड वाई। यहाँ पर एन एक्स एक्सेस पे है और के यहाँ पर वाई पे। एक्स एक्सेस रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द ग्रे लेवल, ठीक है, जो एन पे है, एंड द वैल्यू ऑफ वाई एक्सेस रिप्रेजेंट द बिट पर पिक्सल, ठीक है, जिसको हम BPP कह रहे थे, बिट पर पिक्सल ये मौजूद है। और यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ द ग्रे लेवल, यानी आप ग्रे लेवल को कितना रिड्यूस या फिर इंक्रीज कर रहे हैं। अगर आप इस पॉइंट से देखें तो राइट हैंड पे वैल्यू बढ़ रही है, लेफ्ट साइड पे कंट्री। सबसे पहले फेस की बात करते हैं। देखो फेस का जो ग्राफ है ना, वो ऊपर से इस तरह से इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इसकी इंफॉर्मेशन मिलती रही हमें एक स्पेसिफिक पॉइंट तक। यानी इस पॉइंट तक अगर आप देखो ना, इस पॉइंट तक जो हमारे पास बिट पर पिक्सल की वैल्यूज थी, उसने इस इमेज की इंफॉर्मेशन दी, उसके बाद ये इंफॉर्मेशन रिड्यूस होना शुरू हो गई। यानी इस पॉइंट के बाद से हमें फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं मिली। कैमरामैन ने हमें क्या बताया, इस इमेज ने, इसने यकीनी तौर पे ये बताया होगा कि यहाँ पर कैमरा है, एक ह्यूमन स्टैंडिंग है, फिर इसके बिहाइंड भी कुछ यहाँ पर बिल्डिंग मौजूद है, फिर इसी तरह से कुछ सी साइड यहाँ पर मौजूद है, तो इसमें फर्दर इंफॉर्मेशन। यही वजह है कि इसका ग्राफ जो है मजीद नीचे आता है और इस पॉइंट के बाद से वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। लेकिन थर्ड में अगर आप क्राउड को देखो तो क्राउड की इमेज जैसे जैसे रिड्यूस होती रहती है, यानी उसका ग्रे लेवल रिड्यूस होता रहता है, इसकी इंफॉर्मेशन हमें ज़्यादा मिलती रहती है और इस पॉइंट तक हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। यानी जब आप नंबर ऑफ पिक्सल को देखो, यानी बिट्स पर पिक्सल को, तो वो इस पॉइंट तक रिड्यूस होकर मिलती है, यानी 3 वैल्यूज ऑफ के तक हमें मिल रही होती है। जबकि जो नंबर ऑफ एन है जो कि ग्रे लेवल का है, वो ऑलमोस्ट मोर देन एन वैल्यूज यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यानी अगर इस पॉइंट पर वैल्यूज एक्स है तो एक्स प्लस के दरमियान ये वैल्यूज है। तो होप यू अंडरस्टैंड कि आइसो प्रेफरेंस कर्व क्या है और वो किस तरह की इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। तो फिर भी अगर एग्जाम में इस तरह की कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आती हैं तो आप प्रॉपर्ली इस चीज़ों को एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। आगे चलेंगे, लास्ट टॉपिक है वो सेशन का इमेज इंटरपोलेशन। इमेज इंटरपोलेशन का मतलब ये हुआ कि आप इमेज को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए कुछ एल्गोरिथमिक अप्रोच का इस्तेमाल कर रहे हो, जिसके ज़रिए से इमेज को इन्हेंस किया जा सकता है। अगर टेक्निकली एस्पेक्ट देखें तो उसका मतलब ये है कि हम इमेज को इन्हेंस करने के लिए किसी पिक्सल्स पर रहते हुए उस पिक्सल को इन्हेंस कर रहे हैं, यानी उसमें मज़ीद एडिशनल पिक्सल लेकर आ रहे हैं। यानी इंटरपोलेशन का मतलब ये है कि अगर ये एक ओरिजिनल पिक्सल है और मैं इसी तरह की इस इमेज को इन्हेंस करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसके मल्टीपल्स जगह पर मौजूद पिक्सल की वैल्यूज़ को इसी तरह की कॉपी बनाकर ऐड करके इसको क्या कर सकता हूँ, इनलार्ज कर सकता हूँ। वो पिक्सल की क्वांटिटी डिफर हो सकती है, 4 हो सकती है, 16 हो सकती है, ठीक है। ओके, तो इंटरपोलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग नोन डेटा टू एस्टिमेट वैल्यूज एज अननोन लोकेशन। यानी नोन वैल्यूज से एस्टिमेट करते हुए अननोन लोकेशन पर हम इस चीज़ों को फिट करना चाह रहे हैं, प्रोसेस करना चाह रहे हैं। This work is two-direction and tries to achieve the best approximation of the pixel intensity based on the values of the surrounding pixel. यानी surrounding pixel को लिखते हुए हम नई intensity value ला रहे हैं जो approximate कर रही होगी उससे। So at this approximation method, image will always lose some quality when interpolated. जाहिर सी बात है, जब उससे approximation किया जाएगा उस values को, तो कुछ quality of data को reduce कर रही होगी या loss कर रही होगी। So image interpolation occurs especially when an image is resized or distorted या रीमैप फ्रॉम वन पिक्सल ग्रिड टू अनदर। यानी नॉर्मली इंटरपोलेशन स्पेशली उस वक्त हमें जरूरत हो रही होती है जब इमेज को हम रीसाइज कर रहे होते हैं या इमेज वन पिक्सल को ग्रिड से एक अनदर ग्रिड के अंदर लेके जा रहे होते हैं।
तो प्लेंटी ऑफ दी टेक्निक्स हैं जो इंटरपोलेशन पे इस्तेमाल होती है, लेकिन एल्गोरिथमिक में हम दो तरह के अप्रोच को इस्तेमाल होता हुआ देखते हैं, अडेप्टिव एंड नॉन अडेप्टिव। ठीक है, अडेप्टिव मेथड चेंज डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे आर इंटरपोलेटिंग, शार्प एज एंड स्मूथ टेक्सचर्स। ये डिपेंड करता है कि किस तरह के आप इंटरपोलेशन पे काम कर रहे हैं। नॉर्मली एज को शार्प करना या स्मूथ टेक्सचर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इनका इस्तेमाल हो रहा होता है। नॉर्मली इस टॉपिक के अंदर बुक ने नॉन अडेप्टिव मैथड्स को ज़्यादा फोर्स किया है कि नॉन अडेप्टिव मैथड क्या है। तो जबकि नॉन अडेप्टिव जो मैथड्स हैं वो पिक्सल्स पर ट्रीट कर रहे होते हैं और जो उनकी वर्किंग है वो इक्वली पिक्सल्स की वैल्यूज पर हो रही होती है। तो मेजरली जो नॉन अडेप्टिव मेथड है वो नियरेस्ट नेबर इंटरपोलेशन का है। इसी नियरेस्ट इंटरपोलेशन के दो पार्ट्स हैं जिसको मैंने 2-3 में लिखा हुआ है। एक्चुअली ये इन्हीं के पार्ट है। तो मैं कह सकता हूँ कि बाइलिनियर इसमें से पहला पार्ट है और बाइक्यूबिक इसमें से दूसरा पार्ट। जब मैं बाइलिनियर इंटरपोलेशन की बात करता हूँ तो ये नियरेस्ट नेबर के अंदर इम्पैक्ट को पैदा करता है ताकि इमेज को इंटरपोलेट किया जा सके। तो अगर ये पिक्सल है तो इसके नेबर्स पे ये 4 पिक्सल को एडिशनल यूज करेगा, जबकि क्यूबिक जो है वो नॉर्मली इसके अराउंड 16 पिक्सल्स को यूज करता है, यानी 16 पिक्सल को एंटरटेन करता है नियरेस्ट के इंटरपोलेट करने के लिए ताकि इमेज को रीसाइज या फिर इनलार्ज किया जा सके। इन दोनों के स्पेसिफिक फार्मूला है जो भी मैं बुक से भी शो करता हूँ, लेकिन हम पहले इन चीज़ों को दोबारा से एक दफ़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कंटेंट वाइज, ताकि अगर लिखने की कहीं पे ज़रूरत हो रही हो तो हम प्रॉपर्ली इन चीज़ों को मैच कर सकें। तो दिस इज अ मोस्ट basic form of the interpolation. The nearest neighbor algorithm only consider one pixel, the closest one of the interpolated point. They requires the least processing time of all the interpolating algorithm and all has the effect of the simple making each pixel bigger. Bilinear interpolation consider the closest to multiply by 2 यानी 2 by 2 neighbors को हम consider यहाँ पर कर रहे हैं। तो total 4 pixel यहाँ पर इस्तेमाल होंगे surrounding 4 unknown pixel and then take the weight average। ठीक है, हम वेट एवरेज लेंगे यहाँ पर ऑफ दीज वैल्यूज टू असाइन द अननोन पिक्सल। दे विल क्रिएट स्मूथर लुकिंग इमेज देन द नियरेस्ट नेबर एंड नीड मोर प्रोसेसिंग। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस? मैं ये बुक से शो करता हूँ आपको। सो हियर इट इज, ये बाइलिनियर इंटरपोलेशन का फॉर्मूला है। हियर इट इज, यानी जिस पिक्सल्स को मैं एंटरटेन करना चाह रहा हूँ बाइलिनियर इंटरपोलेशन पे, तो मैंने ax प्लस by प्लस cxy प्लस d इन फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम उस पिक्सल वैल्यूज को एंटरटेन कर सकते हैं जिसे हमें एंटरटेन करना है। इट्स अ 4 नियरेस्ट नेबर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है जिसको हम बाइक्यूबिक कह रहे हैं, बाइक्यूबिक 16 वैल्यूज को इस्तेमाल करता है। तो उसका बेसिक जो फॉर्मूला है, यानी जिस पिक्सल्स पर मैं वो इंटरपोलेटेड करना चाह रहा हूँ वैल्यूज को, तो वो i की वैल्यू 0 से 3 तक और j की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक चलेगा, जबकि ij x ऑफ i एंड y ऑफ j, यानी इस तरह से वैल्यूज इसमें पुट की जाएगी तो 16 वैल्यूज हमें मिलेगी, जिसके जरिए से मैथमेटिकली हम उस पिक्सल्स को बाइक्यूबिक इंटरपोलेशन के जरिए से इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक, होप यू अंडरस्टैंड। ये दोनों फार्मूलाज आपको मेमोराइज रखते हैं ताकि आप कंप्यूटेशनली उन दोनों टेक्निक्स को जो भी हमने डिस्कस किया उसे अंडरस्टैंड कर सकें। वही चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है बाइक्यूबिक में। कंसीडर द क्लोजेस्ट 4.4 नियरेस्ट नेबर ऑफ नोन pixels values, total 16 pixels surrounding the unknown pixels. Since unknown pixels इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो उसके nearest में मौजूद है। ठीक है, वो कौन सा हमें नहीं पता। Since the known pixel values at various distance from unknown pixel, closer pixel will give higher weighting. They produce noticeably sharper images than the nearest neighbor, and bilinear interpolation, bicubic interpolation is an ideal combination of the processing time and output quality. Based on the requirement, जहाँ पर आपको इस तरह की टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ रही है, जहाँ पर आप नॉन एडिटिव अप्रोच से अपने डेटा को इंटरप्रेट करना चाह रहे हो, उससे एनहांस करना चाह रहे हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दी 2.4, जहाँ पर हमने तमाम कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को देखा कि इमेज सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन के क्या क्या रूल्स हैं और टेक्निक्स हैं जिसमें हम इमेज को मज़ीद शार्पर और बेहतर कर रहे होते हैं। अब हमने जो टेक्निक्स यहाँ पर देखी, यानी नियरेस्ट नेबर के फॉर्म देखे बाइलिनियर एंड क्यूबिक। तो सबसे पहले जो हमारे पास ए इमेज मौजूद है, इसमें हमने नियरेस्ट नेबर्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया, जबकि सेकंड पे हम बाइलिनियर इस्तेमाल कर रहे हैं और थर्ड पे क्यूबिक, और जबकि डी हमारे पास वो ओरिजिनल इमेज है जो हमें ओरिजिनली एज अ इनपुट दी जा रही है। बाय द वे ये इमेज रिसर्च गेट से ली गई है और ये जो मैं कंटेंट डिस्क्राइब कर रहा हूँ स्पेशली इमेज इंटरपोलेशन का, वो medium.com की इस लिंक से लिया गया है। ठीक है, ये लिंक मैं लास्ट में आपको शो भी करता हूँ जहाँ से मैंने एज अ रेफरेंस को इस्तेमाल किया। तो आई सजेस्ट कि आप यहाँ से भी इसको चीज़ों को पढ़ें ताकि अंडरस्टैंड करना आपके लिए आसान। सो दैट्स ऑल अबाउट एवरीथिंग। होप यू अंडरस्टैंड कि कॉन्सेप्चुअली ये चीज़ क्या थी, और हमने नेक्स्ट सेशन पे जाना है। तो सम बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन पिक्सल जो कि 2.5 है उससे हम डिस्कस करेंगे। ये वो लिंक है जो मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और पीपीटी में मौजूद है। तो आई सजेस्ट कि आप इस
कंटेंट को पढ़ें, बिल्कुल शॉर्ट सा है, ठीक है, और इसकी कुछ कंटेंट मैंने यूज़ की। तो इसी तरह से जुड़े रहें, नेक्स्ट सेशन पे जाएँगे तो हम फर्दर चीज़ों को डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, सारी चीज़ें हम लेके चल रहे हैं, वीडियो लॉन्ग ज़रूर हुई, लेकिन हमने एक-एक एस्पेक्ट को डिस्कस करने की पूरी कोशिश की जो बुक के कंटेंट के मुताबिक है। लेकिन फिर भी सजेशन हो, कोई एडवाइस हो तो मुझे वीडियो सेशन पे कमेंट पे इसकी ज़रूर बताएँ, ताकि मैं उन चीज़ों को रेक्टिफाई करके आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम कर सकूँ। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, सी यू देयर।